हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। देखिएगा, आज का हमारा विश्व भूगोल के अंतर्गत टॉपिक रहने वाला है पर्यावरणीय मुद्दे और रणनीतियाँ। देखिएगा, पर्यावरणीय और मुद्दे और रणनीतियों के बारे की में बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले पर्यावरण का अर्थ समझते हैं। दोस्तों, पर्यावरण होता क्या है? तो देखिएगा, वे सभी चीज़ें जो हमें घेरे रहती हैं, वो सभी चीज़ें जो हमें क्या हैं, घेरे रहती हैं, सभी आपके जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं, वो पर्यावरण होता है। पर्यावरण परि प्लस आवरण जो हमें चारों तरफ से आपके घेरे रखती हैं, जिसमें आपके जैविक हैं अजैविक दोनों घटक शामिल होंगे। जैविक और अजैविक दोनों घटक शामिल होंगे दोस्तों, दोनों घटक शामिल होंगे, दोनों घटक शामिल होंगे। ये पर्यावरण होता है। पर्यावरण का प्रदूषण क्या है दोस्तों? पर्यावरण के जो घटक हैं, जैसे कि वायु है, जल है, मृदा है, इनके भौतिक और रासायनिक आपके जैविक गुणों में होने वाला ऐसा अवांछित परिवर्तन जो हम चाहते नहीं है, हमारी वांछना नहीं है, जो मनुष्य को साथ ही संपूर्ण परिवेश को हानि पहुंचाता है, पर्यावरण का प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण के जो घटक होते हैं, जैसे कि पानी, हवा, मृदा, इनका अवांछित परिवर्तन जो हमारे मनुष्य के साथ ही संपूर्ण परिवेश को हानि पहुंचाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषक देखें तो प्रदूषक में सबसे पहले प्राथमिक प्रदूषक में आपके ये प्रदूषक प्राकृतिक अथवा मानव क्रियाओं के द्वारा सीधे वायु में निष्कासित होते हैं। सीधे सीधे क्या है, वायु में आपके निष्कासित होने वाले प्रदूषक होते हैं, है ना। ये अपने क्या है, सीधे वायु में निष्कासित होने वाले प्रदूषक होते हैं, उन्हें प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। और द्वितीयक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरणों के प्रभाव के अधीन प्राथमिक प्रदूषकों तथा सामान्य वायुमंडलीय यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप आपके निर्मित हो, वो सेकेंडरी प्रदूषक होंगे। है ना। प्राथमिक प्रदूषक में भी आपके बात करें तो SO2 है, NO2 है, CO2 है, CO है, NO है, NH3 है, PM है, जो आपके क्या कणीय पदार्थ हो गए। ये आपके क्या प्रमुख रूप से प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, NH3, NO, CO, PM सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। वहीं आपके जो सेकेंडरी प्रदूषक हैं, जो क्या सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरणों के प्रभाव से प्राथमिक आपके प्रदूषकों और सामान्य वायुमंडलीय यौगिक के बीच रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, सेकेंडरी प्रदूषक कहलाते हैं। SO3 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 आपके नाइट्रिक एसिड HNO3, H2O2 आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और O3 हो जाएगी आपके ओजोन, और PAN पेन आपके कौन सी, ये आपके पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट आपके PAN में शामिल होंगे। O3 में हमने ओजोन देखा, H2O2 में हमने देखा हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखा, HNO3 में नाइट्रिक एसिड देखा, सल्फ्यूरिक एसिड हमने देखा H2SO4 में, और सल्फर डाइऑक्साइड में आपके SO3 देखा। वायु प्रदूषक के देखिएगा कारक देखते हैं। वायु प्रदूषक के प्रमुख रूप से कारक देखते हैं। सबसे पहले वायु प्रदूषक देखें, और वायु प्रदूषक में इसमें हम प्रमुख कारक देखें तो प्राकृतिक कारक सबसे पहले आएंगे। प्राकृतिक कारक देखें तो ज्वालामुखी विस्फोट। प्राकृतिक कारकों में सबसे पहले ज्वालामुखी विस्फोट होता है। इसमें आपके SO2, ठीक है ना, सल्फर ऑक्साइड है, और आपके बहुत सारे हैं जिसमें आपके H2S हैं, CO हैं, ये प्रदूषक गैसें निकलती हैं। SO2, H2S और CO आदि आपके प्राकृतिक गैस ज्वालामुखी के विस्फोट से निकलती हैं, प्रदूषक गैसें होती हैं। दलदली क्षेत्र में आपके CH4 गैस
दलदली जो क्षेत्र है उसमें आपकी क्या है CH4 निकलती हैं। निलंबित कणीय पदार्थ हैं, निलंबित क्या कणीय पदार्थ हैं, बाह्य स्थलीय पदार्थ हैं, ये सारे आपके कारक हैं, वायु प्रदूषक के कारक हैं। और भी हैं मानव जनित हैं, ये प्राकृतिक हो गए आपके प्राकृतिक कारक। मानव जनित में आपके औद्योगिक, मोटर वाहन, जीवाश्म ईंधन के आपके जलने के से, युद्ध में प्रयुक्त विस्फोटक सामग्री, ये सारे आपके क्या वायु प्रदूषक के प्राकृतिक कारक हैं, मानव जनित नहीं, ये मानव जनित कारक हैं, मानव जनित कारक हैं। प्रभाव या रोग, इससे क्या प्रभाव उत्पन्न होता है, इससे प्रभाव या रोग में देखें तो समझिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, मैंने अभी क्या था कहा था, SO2 को मैंने क्या कहा था, सल्फर डाइऑक्साइड कहा था ना, ठीक है, कोई दूसरा तो नहीं कहा ना, नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड से होती है श्वसन संबंधी विकार, सल्फर श्वसन, सल्फर डाइऑक्साइड श्वसन, श्वसन से संबंधित आपके जो विकार उत्पन्न होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ये पेशाब की क्रिया को रोककर श्वसन संबंधी आपके उत्पन्न करते हैं विकार। पेशाब की जो क्रिया है उस क्रिया को रोककर आपके श्वसन संबंधी जो विकार उत्पन्न करते हैं, पेशाब को रोककर, पेशाब की क्रिया को रोककर नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड हैं, हाइड्रोजन आपके सल्फाइड हैं, ये आंखों और गलों में जलन, आंखें और जो गले हैं, आंखें और गले में क्या जलन पैदा करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। दूर रहना हाइड्रोजन सल्फाइड से, क्योंकि आपके आंख और गले में जलन होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड आपके रक्त की O2 वहन क्षमता को कम करके थकान सिला देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको थकान महसूस करवा देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का बढ़िया फ्लो है वो शरीर में नहीं हो पाता। ऑक्सीजन का स्लो आपके क्या होता है, परिवहन होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। हाइड्रोजन साइनाइड है, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। आपके हाइड्रोजन साइनाइड है, आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। अमोनिया है, अमोनिया श्वसन मार्ग में सूजन पैदा करती हैं। जो आपका श्वसन मार्ग है दोस्तों, उस श्वसन मार्ग में, इस श्वसन मार्ग में आपकी क्या है, अमोनिया है, ये अमोनिया श्वसन मार्ग में सूजन पैदा करती है, अमोनिया श्वसन मार्ग में सूजन पैदा करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके जो ओजोन श्रेयकारी और श्वसन संबंधी रोग हैं, ओजोन का तो करती है श्रेय और श्वसन संबंधी रोग करती है। श्वसन संबंधी रोग और कौन करती है, और आपके करती हैं सल्फर डाइऑक्साइड करती हैं, नाइट्रोजन के आपके ऑक्साइड है ये भी करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड तो आपकी आंखें और गले में जलन करती है। कार्बन डाई मोनोऑक्साइड तो आपके रक्त में O2 के वहन क्षमता को कम करके थकान करवाती है। हाइड्रोजन साइनाइड आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, अमोनिया श्वसन मार्ग को सूजन करवा देती है, और CFC आपके ओजोन श्रेयकारी और श्वसन संबंधी रोग देती है। धूमकोरा आपके सांस में कठिनाई, खांसी और दमा जैसे रोगों का कारण बनती है। सिलिका से सिलिकोसिस रोग होता है, सिलिकोसिस कोयले के कणों से ब्लैक लंग रोग हो जाता है। आंखों में जलन होती है, आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड से होती है, नाइट्रेट ऑक्साइड से, ठीक है ना, नाइट्रो ऑक्साइड से आंखों में जलन होती है। पैराबैंगनी विकिरण से आपके मोतियाबिंद या हीम भिन्नता होती है, हीम आपके अंता रोग हो जाता है, ठीक है ना। उपाय क्या है, उपाय जिसमें आपके जो ईंधन जीवाश्म की जगह वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा, वृक्षारोपण, नवीन तकनीक, जागरूकता को बढ़ावा देना, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, वृक्षारोपण करना, ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, जो कि आपके क्या जीवाश्म ईंधन की जगह वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत होते हैं। दूसरा, प्रदूषक जो नियंत्रण रणनीतियाँ हो सकती हैं, जिसमें आपके अधिशोषण है, अवशोषण है, संघनन है, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। भारत आपकी क्या है, भारत आपके VI1 कि अप्रैल की बात करते हैं, 1 अप्रैल 2020 से लागू है, जिससे आपके ईंधन में सल्फर की मात्रा 10 ppm तक सीमित करना। 10 ppm तक क्या है अपनी जो सीमित करना है सल्फर की मात्रा ईंधन में। लाइकेन व आपके ब्रायोफाइट, लाइकेन और ब्रायोफाइट हैं, आपकी क्या है SO2 से शीघ्र प्रभावित होते हैं, अर्थात SO2 प्रदूषक से आपके ससूचक का कार्य करते हैं।
जो लाइकेन और ब्रायोफाइट है, ये लाइकेन और ब्रायोफाइट आपके SO2 सल्फर ऑक्साइड है। इस सल्फर ऑक्साइड को आपके सल्फर डाइऑक्साइड आपके उसको सूचित करते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि शीघ्र प्रभावित होते हैं उनसे। और ईंधन में सल्फर की मात्रा अपने कितनी है, 10 ppm कर दी गई है 2020 से, भारत स्टेज 6 से, ठीक है ना। प्रदूषक के प्रकार, कारक, प्रभाव, रोग और उपाय देखें तो आपके कौन सा अब देखते हैं, तो अब जल प्रदूषण देखते हैं। जल प्रदूषण देखें तो जल में आपकी प्राकृतिक कारणों में तो हो जाएगी लवणता, रसायन, खनिज आदि का विलय। मानव जनित में हो जाएंगे आपकी औद्योगिक गतिविधियां हो गई, कृषि रसायन हो गए जिसमें यूरिया है, पोटास है। जैविक प्रदूषक में आपके शैवाल और आपके विषाणु हो गए। प्रभावकारी रोग देखें तो नाइट्रेट से हैं, नाइट्रेट इसकी अधिकता से आपके ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। आर्सेनिक इसकी अधिकता से आपके क्या है, ब्लैक फुट, त्वचा कैंसर वगैरह ये आपके हो जाता है। पारस इसकी अधिकता से आपके मिनी माता रोग हो जाता है। कौन सा माता, मीना माता रोग हो जाता है, मिनी माता रोग हो जाता है, मीना माता रोग। कैडमियम इसकी अधिकता से आपके इटाई रोग हो जाता है। कैडमियम की क्या है, कैडमियम से आपके इटाई रोग हो जाता है। फ्लोराइड से इसकी अधिकता से आपके दंत शरण होता है। क्या होता है, दंत शरण होता है। और इटाई आपके कैडमियम से होता है। पारा से आपके मीना माता हो जाता है। आर्सेनिक से अधिकता से ब्लैक फुट और त्वचा कैंसर हो जाता है। नाइट्रेट से आपके ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। उपाय क्या है, सीवरेज की आपके ट्रीटमेंट की जाए, जैविक कृषि की जाए, नदियों की झीलों की आपके अपशिष्ट रहित बनाना है, ये आपके उपाय हो सकते हैं। अगला देखिए, अगला है आपके ध्वनि प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। वायुयान है, लाउड स्पीकर हैं, जेट विमान आदि आपके इसके क्या हैं, कारक रहते हैं। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण के आपके प्रभाव देखें तो रक्त वाहिनियों में संकुचित कर सकता है। उच्च आपके रक्तचाप है, 10 मिलीसेकंड से अधिक समय के लिए आपके 90 dB से अधिक ध्वनि स्तर और स्मरणीय प्रतिवर्ती क्रिया आपके टेपनिक झिल्ली का संकुचन करता है। और 140 से भी तो ज़्यादा आपके डेसिबल्स वाले अधिक स्तर की ध्वनि होती हैं, वो कर्ण अस्थिका की गति की दिशा को बदल देता है, जिससे आपके आंतरिक कर्ण को प्राप्त ध्वनि की तीव्रता कम हो जाती है। तो 140 वाली तो आपकी ध्वनि कम कर देता है, आंतरिक कर्ण को प्राप्त आपके होती है, यानी कि आपकी ध्वनि कर्ण अस्थिका की गति को दिशा को बदल देती है। और 10 मिलीसेकंड से अधिक समय के लिए अगर आप 90 dB के से अधिक ध्वनि स्तर के स्वर्णिक प्रतिवर्ती क्रिया टेम्पनिक झिल्ली का संकुचन करता है। उपाय देखें तो ध्वनि प्रदूषण में औद्योगिक मशीनों के आपके रख रखाव, नवीन तकनीकों को बढ़ावा, सार्वजनिक जगह पर आपके अधिकतम शोर सीमा तय करना, लाउड स्पीकर की आवाज़ व समय से संबंधित नियम बनाना, और 65 से dB से परास को अस्पताल के क्षेत्रों के लिए सहनशीलता की सीमा पर आपके निर्धारित करना, ये उपाय हो सकते हैं। ठोस आपके अवशिष्ट प्रदूषक देखिए तो मानवीय अपशिष्ट हैं, प्लास्टिक हैं, कूड़ा धातु है, रबर है, चमड़ा है, नगरपालिका अपशिष्ट हैं आदि आपके इसके अंतर्गत कारक रहते हैं। और जन्मजात रोग होते हैं, कैंसर होते हैं, और डिप्थीरिया होता है, दस्त होती है, हैजा होते हैं आदि रोग होते हैं इससे। वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण को भी आपके बढ़ावा देते हैं। जैसे आपके मुंबई की धारावाही बस्ती एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है। ये ठोस अपशिष्ट आपके प्रदूषक के प्रमुख रूप से प्रभाव और हमें रोग देखने को मिलते हैं। इससे क्या हो सकता है, भूमि भराव कर सकते हैं, उनका भस्मीकरण कर सकते हैं, 5R थ्योरी लागू कर सकते हैं। अहमद खान बेंगलोर ने आपके अहमद खान है, इस अहमद खान ने अपने बेंगलोर ने पुष्टकृत प्लास्टिका पॉलीबेंड नामक आपके महीन पाउडर तैयार किया, जिसे आपके बिटुमिन के साथ मिक्स कर ब्लेड बनाया जा सकता है, जिसका प्रयोग सड़क बनाने में किया जा सकता है। तो अहमद खान बेंगलोर वाले संबंधित याद रखना। पुनर्चक्रित प्लास्टिक पॉलीबेंड नामक आपके महीन पाउडर तैयार किया है इन्होंने। 5वां भूमि प्रदूषक है, ये मानव, पशुमल, औद्योगिक अपशिष्ट, कीटकनाशी, ये क्या है आपके 7वें आपके पीड़कनाशी है, उर्वरक या कीटनाशी जो भी कह लीजिए, उर्वरक का उपयोग है।
इससे आपके पेचिश या प्रवाहिता होते हैं और आंखों के रोग होते हैं और तपेदिक आदि रोग मृदा की उर्वरता से कमी से होते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट को आपके उपचारित करना और जैविक कृषि को बढ़ावा देना, वर्षारोपण करना, ये इसके आपके उपचार हो सकते हैं। 0 से 120 डीबी तक मानव श्रवण प्रवास हैं और जिनसे 80 से अधिक आपकी ध्वनि कान के क्षति के लिए क्रांति स्तर है और ध्वनियों की उच्चता का स्तर आपके डेसिबल्स में, डीबी में आपके नापा जाता है, किसमें, डेसिबल्स में। तो क्या है, 0 से 120 डेसिबल्स है, डीबी है, अपने मानव श्रवण प्रवास है, ठीक है ना। 80 डेसिबल से आपके 80 डीबी से 80 डेसिबल से आपके अधिक ध्वनि कान के लिए क्षति के लिए क्रांतिक स्तर होता है। अब हम गंगा कार्य परियोजना, गंगा एक्शन प्लान के बारे में बात करते हैं। यह नदी आपके कार्यकर्ताओं कार्य योजना करोड़ों रुपए का आपकी प्रोजेक्ट है। 1985 में गंगा के जल की गुणवत्ता के स्तर को सुधारने के लिए बनाया गया था। कब, 1985 में गंगा कार्य परियोजना या गंगा एक्शन प्लान बनाया गया। जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापने हेतु हेतु आपके कुछ कारक हैं। जल की गुणवत्ता मापने के कुछ आपके प्रदूषक मापने हेतु कुछ कारक हैं। पीएच, जल की पीएच में आपके आसानी से सार्वभौम सूचक की मदद से मापा जा सकता है। जल की पीएच जो आसानी से आपके सार्वभौम सूचक की मदद से मापा जा सकता है। और जल में आपके कोलिफॉर्म जीवाणु हैं जो मानव की आंत में पाया जाता है की उपस्थिति आपके जल का संदूषित होना दिखाता है। जल में आपकी कोलिफॉर्म जीवाणु है जो मानव की आंत में पाया जाता है। जल में आपके कोलिफॉर्म जीवाणु जो मानव के आंत में पाया जाता है कि उपस्थिति जल का आपके संदूषित होना दिखाता है, कोलिफॉर्म जीवाणु, ठीक है ना। एक पीएच, एक कोलिफॉर्म जीवाणु, अगर आंतों में है, चेक किया गया तो मामला गंभीर है। अब हम देखते हैं कि पर्यावरणीय समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में बात करते हैं। तो पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को हम प्रभावित करते हैं। पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ ही रही है जिससे आपके पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होती है। पर्यावरण की समस्या जिससे उत्पन्न होती है प्रदूषण है, वनों की कटाई है, ओजोन परत का आपके अपक्षय हैं तथा आपकी क्या है अपशिष्ट निपटान है, ये आपके प्रमुख रूप से हो रहे हैं। प्रदूषण है, वनों की कटाई है, ओजोन परत का आपके अपक्षय है और अपशिष्ट निपटान है। अम्लीय वर्षा है। अम्लीय वर्षा आपके टर्म के बारे में समझे तो वर्षा जल की में आपके अम्लों की बड़ी मात्रा या उपस्थिति में अम्लीय वर्षा कहते हैं। सामान्यतः आपके अम्ल वर्षा की पीएच के बारे में बात करें तो 5.5 से आपके 2.5 पीएच वाली जो वर्षा होती है ये आपके अम्लीय वर्षा होती है, 5.5 से 2.5 के मध्य। जल का पीएच मान, आपके जल के पीएच मान के बारे में बात करें तो तटस्थ जल का शुद्ध जल अपने होता है उसकी आपकी पीएच होती है 7, तटस्थ वाले की आपके 7 होती है जो शुद्ध जल कहते हैं। सार्य होता है आपके, सार्य होता है 8 से 9 के बीच में होता है सार्य, और आपके इधर 2.5 से 5 जो आपके पीएच वाले हैं ये होते हैं अम्लीय। 2.5 से 5 अम्लीय या फिर आपके 6 तक पहुंचा सकते हैं, है ना, 6 तक पहुंचा सकते हो। लेकिन 7 वाले हैं तटस्थ यानी कि शुद्ध, और 8 से 9 वाले आपके सारे होंगे। अम्लीय वर्षा के लिए आपके प्रमुख रूप से उत्तरदायी गैस है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड बोला था ना, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कर लेना उसको। अन्य उत्तरदायी गैस है जिसमें आपके CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो NO2 को मैंने नाइट्रेट ऑक्साइड कैसे बोल दिया रे, NO3 या फिर नहीं, वो उसमें ही बोला था जब N3 था तभी बोला होगा 100%। चलो यहाँ पर बात करते हैं, जो बोला सो बोला, निकल गई बात, निकल गई। यहाँ से अब देखिएगा CH4 है, NO है, CO है, ये आपके क्या है प्रमुख रूप से इसके कारक हैं, इसके क्या है कारक हैं, उत्तरदायी गैसें हैं, CO2 है, CH4 है, NO है, CO है, NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है। वायुमंडल में 60 से 90% क्या है अम्लीयता, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल तथा 30 से 40% आपके HNO3 नाइट्रिक
अम्ल के कारण होती हैं। वायुमंडल में 60 से 90% तो आपके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और 30 से 40% आपके HNO3 नाइट्रिक एसिड के कारण होती हैं। अम्लीय वर्षा के प्रभाव मृदा के खनिज व पोषक तत्वों का नष्ट हो जाना, जल स्रोत, झील, नदी की अम्लीयता बढ़ने से आपके जैव समुदाय का नष्ट होना, भवनों का संगमरमर साक्षरता होना यानी कि स्टोन कैंसर होना, पत्थर का कोड कहते हैं उसे, स्टोन लेप्रोसी कहते हैं, मानव त्वचा का व श्वसन का प्रभावित होना, ये प्रमुख रूप से आपके कारण प्रभाव देखने को मिलते हैं। हेलसिंकी प्रोटोकॉल, हेल्सिंकी जो प्रोटोकॉल है ये हेलेंस्की आपके प्रोटोकॉल 1985 में अम्ल वर्षा हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस आपके SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने हेतु किया गया समझौता था। हेलेंस्की प्रोटोकॉल था। इसके बाद हम बात करें ओजोन अवसरे की। ओजोन अवसरे की बात करें इसके, तो ओजोन आपके परत की पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो कि सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें आती हैं प्रकाश में अवशोषित कर लेती हैं। ओजोन परत होती है पृथ्वी के चारों तरफ होती है, ठीक है। एक आपकी क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ आपके रक्षात्मक रूप से, रक्षात्मक ये क्या है, एक आपकी क्या करती है, आपके पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, सूर्य की जो हानिकारक किरणें आती हैं। इस प्रकार से ये जीवों की आपके स्वास्थ्य संबंधी हानिकारक जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र आदि से रक्षा करती है। मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। कौन से ताप में? समताप मंडल में। और जो हमारी क्या है, वायुमंडल का हिस्सा है, और खराब ओजोन जो निरंतर आपके वायुमंडल, श्रोप मंडल या ट्रोपोस्फियर में बनता है। खराब ओजोन कहाँ पर बनता है? श्रोप मंडल या ट्रोपोस्फियर में बनता है, जो एक घातक जहर है, इसमें पौधे और आपके प्राणियों के नुकसान पहुंचता है। तो देखिएगा, सूर्य की किरणें आती है जिसे आपकी यूवे रेडिएशन कहते हैं, पराबैंगनी विकिरण कहते हैं, SW, ठीक है ना। और ओजोन परत है ये आपके रोकने का काम करती है, जो समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन की परत, ठीक है ना। ओजोन की परत है जो आपकी धरती तक पहुंचने में, ये ओजोन की परत आपके समताप मंडल में स्थित है, वो आपको मदद करती है रोकने में। अल्ट्रावायलेट विकिरण है, यूवी वेव्स आपके हैं, जिनकी आपके तरंग दैर्ध्य दृश्य स्पेक्ट्रम की तुलना में उच्च होती हैं। यूवी विकिरणों की 3 रूपों में आपके विभाजित किया जाता है। यूवी आपके फास्ट, जिसकी तरंग दैर्ध्य आपके 320 से 400 nm के बीच में होती है, और फिर 280 से आपके nm से कम होती है, वो आपकी यूवी बी हो जाएगी, और 280 nm से आपके भी कम हो जाती हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं, और ज़्यादा कम हो जाती है तो उसे आपके यूवीसी कहते हैं। जैविक तंत्रों को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है यूवीसी। 1970 के दशक में बाद में ओजोन की मात्रा में प्रति दशक आपके 4% की कमी आई है। दशक के बाद 1970 के बाद के आपके ओजोन की मात्रा में क्या है, ओजोन की मात्रा में प्रति दशक 4% की कमी आई है। प्रति वर्ष 0.5% आपके दर के ओजोन का श्रेय होता है। प्रति वर्ष आपकी क्या है, 0.5% के आपके दर के औसत से श्रेय होता है। आर्कटिक क्षेत्र विश्व के सबसे उत्पादक समुद्री पारितंत्र प्रणालियों में से एक है। आर्कटिक क्षेत्र जो विश्व की सबसे उत्पादक समुद्री पारितंत्र प्रणालियों में से एक है। ओजोन परत का पतला होना ओजोन छिद्र कहलाता है, ओजोन होल कहलाता है। जो ओजोन की परत हो रही है, जो यूवी वेज आ रही है, हमारे रेडिएशन आ रहा है धरती पर, वो रोकने का काम करता है। और वो जो जहाँ पर ओजोन की ये जो परत है वो पतला होता है, उस पतले होने को ओजोन छिद्र कहते हैं। ओजोन गैस आपके मापने की इकाई है डोप्सन। डोप्सन में आपके क्या है, डोप्सन में ओजोन गैस मापने की इकाई है। पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल में 15 से आपके 35 किलोमीटर के मध्य प्राकृतिक ओजोन गैस का आपके सांद्रण अधिकतम पाया जाता है, जिससे ओजोन परत या ओजोन मंडल कहते हैं। 15 से 35 किलोमीटर के मध्य ओजोन परत पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाकर रक्षा कवच का काम करती है। इसे पृथ्वी का छाता कहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी का छाता है ये ओजोन परत। ओजोन के निर्माण व विघटन का पहला प्रकाश आपकी क्या है, रासायनिक सिद्धांत सिडनी के चैपमैन ने दिया। ओजोन के निर्माण व विघटन का पहला प्रकाश रासायनिक सिद्धांत सिडनी के चैपमैन ने दिया। पहला
प्रकाश रासायनिक सिद्धांत सिडनी के चैपमैन ने दिया। ओजोन निर्माण और विघटन का पहला प्रकाश रासायनिक सिद्धांत सिडनी के चैपमैन ने दिया। ओजोन परत स्ट्रोस्फीयर में ओजोन गैस की सांद्रता में कमी के कारण विशालकाय क्षेत्र में ओजोन रहित छोटे छोटे क्षेत्र बन गए हैं। ओजोन परत है जो स्ट्रोस्फीयर में ओजोन गैस की आपकी सांद्रता में कमी के कारण विशालकाय क्षेत्र के ओजोन रहित छोटे छोटे क्षेत्र बन गए हैं, जो ओजोन छिद्र या ओजोन परत में क्षरण कहा जाता है। यह घटना ध्रुवीय क्षेत्रों में आपके अंटार्कटिका महाद्वीप समता मंडल में वसंत ऋतु में अधिकतम आपके पाई जाती है। ओजोन परत की मोटाई आपके डॉप्सन इकाई में नापा जाता है। 1 DU = 1 पार्ट्स पर बिलियन। ओजोन परत की मोटाई 220 DU से आपकी जब कम हो तो इसे अपने ओजोन छिद्र कहा जाता है। ठीक है ना, एक 220 DU से आपकी कम हो जाए तो उसे आपके ओजोन छिद्र कहा जाता है। ओजोन आपके जो क्षरण कारण है गैसों के उत्सर्जन के करने वाले जो एसी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर या प्रतिशीतक, गद्देदार शीट, सोफों की आपके फोम, प्लास्टिक फोम और आपके एरोसोल स्प्रे, डिओडेंट, ठीक है ना, और अमेरिका का आपके कंकॉर्ड वायुयान, जो अमेरिका का कंकॉर्ड वायुयान है, सोफो के फॉर्म है, प्लास्टिक फॉर्म है, एरोसोल स्प्रे है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, ये आपके इसके कारण गैसों के उत्सर्जन के स्रोत बनते हैं। और ओजोन परत करने वाले आपके क्षरण के कारण ओजोन क्षरण के उत्तरदायी कारकों का अवरोही क्रम देखें तो सबसे ज्यादा आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC या इसे फ्रेओन कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे फ्रेन कहते हैं CFC। फिर है हेलोन्स के बारे में है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, फिर है मिथाइल क्लोरोफॉर्म, फिर है आपके कौन सा, फिर है आपके मिथाइल ब्रोमाइड, फिर है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC। ठीक है ना। ओजोन परत के क्षरण के प्रभाव क्या है कि जब ओजोन परत का क्षय हो जाता है उसके प्रभाव देखें तो त्वचा का कैंसर है जिसे सेलोनेमा कहते हैं, सेलोनेमा होता है। मोतियाबिंद में पादप आपके जो प्लवक है उसका नष्ट होना है, फलों की आपकी गुणवत्ता नष्ट होना है आदि प्रभाव देखने को मिलते हैं। मानव आँख के कॉर्निया का शोध होने पर आपकी हीमंदता, स्नो आपके ब्लाइंडनेस होना चाहिए था ना, स्नो ब्लाइंडनेस या फिर आपके मोतियाबिंद कहा जाता है। ओजोन परत या क्षरण या नियंत्रण है तो आपके अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी देखते हैं। ओजोन परत के लिए आपके संयुक्त रूप से देखें तो 1985 में आपके प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण 1985 में आपके जोसेफ फरमन ने नेतृत्व में ब्रिटिश आपके अंटार्कटिका सर्वेक्षण दल ने प्रस्तुत किया। ओजोन परत क्षरण का आपके प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण 1985 में जोसेफ फरमन ने आपके नेतृत्व में ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण दल ने प्रस्तुत किया। ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण बल ने आपके प्रस्तुत किया। वीना कन्वेंशन आपके 1985 में होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1987 में होता है। वियना कन्वेंशन है आपके 1985 और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये 1987 में होता है। किगाली समझौता 2016 में होता है और उससे पहले 1 जनवरी आपके 1989 से ये प्रभावी होता है। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है ना, 1987 में आता है और 1 जनवरी 1989 में प्रभावित होता है। कनाडा में आपके मॉन्ट्रियल आपके में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपभोग पर आपके प्रतिबंध लगा और 16 सितंबर को आपके अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर। ओके। किंगोली जो समझौता है, किंगाली समझौता, ये समझौता आपके 2016 में आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन। रवांडा के आपके किगाली में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है HFC के उत्सर्जन पर आपके रोक लगती है और 1970 के आपके दशक में बाद जो ओजोन की मात्रा के प्रति दशक 4% की कमी आ रही है, प्रति वर्ष आपकी 0
0.5% की दर से आपके ओजोन का आश्रय हो रहा है। ठीक है, ये कंडीशन देखने को मिल रही है 1970 के बाद में। 1970 के बाद किगाली समझौता 2016 जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन हुआ था, और रवांडा की किगाली में आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है जो आपके उत्सर्जन पर रोक लगती है। अब हरित गृह प्रभाव देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपकी एक चीज संतुष्टि और होगी कि अगर मैं ये वापस बताऊं कि ओजोन परत के क्षरण के कारण है, उनमें गैसों के जो आपके प्रमुख रूप से ये जो कारक है, ये कारक में आपके अवरोही क्रम में हम देखें तो सबसे पहले आपके CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फिर आपके हेलोन्स है, क्या है हेलोन्स, क्या है हेलोन्स है, हेलोन्स के बाद में आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन कार्बन टेट्रा क्लोराइड, पहले कौन सी CFC, फिर है आपके हेलोन्स के बाद में कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और उसके बाद में मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, ठीक है ना। और इसके बाद मिथाइल आपके क्लोरोफॉर्म है, और मिथाइल क्लोरोफॉर्म के बाद आपके मिथाइल ब्रोमाइड, और अंत में आपने देखे तो HFCF, H के बाद CFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल आपके क्लोरोफॉर्म और मिथाइल ब्रोमाइड, और बाद में HCFC, ठीक है ना। सक्रिय क्लोरीन आपकी गैस का एक अणु ओजोन गैस के 1 लाख अणुओं को नष्ट कर देता है। आपके जो सक्रिय हैं क्लोरीन गैस है, उसके जो आपके CFC के विघटन से बनता है कौन है, CFC है, इस CFC के विघटन से बनता है कौन, क्लोरीन। ये क्लोरीन है आपके, ये क्लोरीन गैस का एक अणु है, ओजोन गैस का 1 लाख अणुओं को नष्ट कर देता है। और इससे क्या क्या होता है वो तो हमने देखा ही। मानव आँख के कॉर्निया का शोध होने पर हमें आपके क्या इसे हिमंदता या मोतियाबिंद का कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब हरित गैस के बारे में बात कर ही लेते हैं। हरित गैस में हरित ग्रह प्रभाव देखें तो पृथ्वी पर कुछ वायुमंडलीय गैसें हरित ग्रहों के समान कार्य करती हैं, अर्थात पृथ्वी के निचले वायुमंडल में कुछ गैसें हरित ग्रह की भांति आने वाली सौर विकिरण, लघु तरंग दैर्ध्य के लिए आपके परागम्य और बहिर्गामी पार्थिव विकिरण या धरातलीय तरंगे दीर्घ तरंग दैर्ध्य होती है के लिए आपके अपारगम्य होती है। जैसे धरातल के आसपास के आपके तापमान बढ़ जाता है, जो हरित ग्रह आपके प्रभाव कहलाते हैं। तो गैसें हैं कि ऊपर जाकर नीचे जमीन पे आकर जमीन पे रह जाती है, रिफ्लेक्शन करके वापस नहीं जाती है, तो इससे आपकी क्या गैसें वहीं पर रह जाती है और प्रॉब्लम देती हैं। ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपके CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है ये, और अन्य आपके ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बढ़ने से ग्रीन हाउस आपके प्रभाव में वृद्धि हुई है, जो आपके जिसमें क्या है विश्व स्तर पर आपके तापमान बढ़ा है, और ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय तापमान या भूमंडलीय ऊष्मन कहा जाता है। तो इसमें गैस देखें, कार्बन डाइऑक्साइड है जो जीवाश्म ईंधन के जलने से और आपके वनों की कटाई से आती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके इसके क्या हो जाएगी, स्रोत हो जाएगी। फिर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपके प्रतिशीतन है, विलायन है, उष्मारोधी फॉर्म है, हवाई ईंधन है, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग है, उसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती हैं। मीथेन है जो आपके धान की उगाई है, मवेशियों से, अन्य पशुओं के मलमूत्र से, दीमक से, जीवाश्म ईंधन से के जलने से, लकड़ी से, भूमि भराव से, ये सारे से आपके मीथेन निकलती है, और मीथेन भी आपके इसका स्रोत है ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव का। और फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये आपके जीवाश्म ईंधन का जलना है, उर्वरक है, लकड़ी और फसल अवशिष्टों का जलना है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है। हरित गृह प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग है तो आपके सबसे ज़्यादा 60% तो आपके कौन है, CO2 इसके लिए प्रभावी है। फिर आपके CH हैं, CH कितनी है, CH4 कितनी है, CH4 आपके 20% है। फिर CFC है, CFC कितनी होगी, CFC आपके 14% है। फिर आपके N2O है, ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपके 6% हो जाएगी। और इसके बाद में H2O, इसके बाद में क्या है H2O, फिर O3 आदि होगी। तो सबसे ज़्यादा CO2,
फिर CH4 20%, फिर CFC 14%, फिर N2O 6%, फिर H2O और बाद में O3। ये प्रमुख रूप से क्या होंगे, स्रोत होंगे किसके, हरित गृह प्रभाव के। हरित गृह प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग हेतु उत्तरदायी हमने गैसें देख ली। अब हम देखें H2O जलवाष्प एकमात्र ऐसी गैस है जो हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, परंतु ग्लोबल वार्मिंग हेतु आपके उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि इसके मात्रा बढ़ने पर आपकी यह वर्षा के रूप में पुनः धरातल पर आ जाती है। और जो H2O हमने देखा, ये H2O प्रमुख रूप से ग्रीन जो गृह प्रभाव है, हरित गृह प्रभाव है, इसके तो कारण हम मान सकते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है, क्योंकि ये ऊपर चढ़ती है लेकिन वापस वर्षा के रूप में गिर जाती है। HFC की को सुपर ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। HFC है जो HFC आपकी क्या है, सुपर ग्रीन हाउस गैस है, सुपर ग्रीन हाउस गैस है HFC। हरित गृह प्रभाव में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान सर्वाधिक है। CO2 का आपके सर्वाधिक प्रभाव है। इसकी मात्रा में तीव्र औद्योगिकरण, वाहनों के प्रदूषण, कोयला, खनिज तेल, लकड़ी आदि के जलने, प्राणियों की आपके श्वसन क्रिया और ज्वालामुखी उद्गार के कारण वृद्धि हो रही है। मीथेन की आपकी उत्पत्ति धान के खेतों, प्राकृतिक दलदली आपकी भूमियों, खनन, दीमक व जैविक पदार्थों के जलने से होती है। मीथेन की उत्पत्ति आपके धान के खेत हैं, प्राकृतिक दलदली भूमि है, खनन है, दीमक है और आपके जैविक पदार्थ हैं, उनके जलने से होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन विभिन्न आपके प्रतिशतकों जैसे रेफ्रिजरेटर हैं, आपके AC हैं, वायुयान हैं आदि से उत्सर्जित होती हैं। हरित गृह गैस आपके प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती हैं। हरित गृह गैसें होती हैं वो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के कंबल का कार्य करती हैं, जिसमें पृथ्वी का तापमान, औसत तापमान आपके 15 डिग्री बना रहता है सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, जीवन संभव हो पाता है। परंतु मानव जनित ग्रीन हाउस जो गैस है उसके उत्सर्जन में वृद्धि से इन गैसों का प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है। मनुष्य खुद टिक जाता है इसमें, और प्राकृतिक रूप से तो होती है तो वो तो बेनिफिशियल है, लेकिन मानव जनित होती है वो काम खराब कर देती है। गैसों का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है और पृथ्वी के निचले वायुमंडल में तापमान में वृद्धि होती है, जिससे आपकी ग्लोबल वार्मिंग की घटना देखने को मिलती है। और जो जीव जगत है उसको हानिकारक है, जो जीव जगत के लिए हानिकारक है। और CO कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी क्या ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन के अतिरिक्त आपके नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड आपके ग्रीन हाउस गैस है और कृषि क्षेत्र द्वारा आपके उत्पन्न की जाती है। कृषि क्षेत्र के द्वारा आपके इसे N2O को आपके उत्पन्न की जाती है और ये कृषि क्षेत्र द्वारा उत्पन्न करने वाली और ये ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ग्रीन हाउस गैस है नहीं है। हरित गृह प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख दुष्प्रभाव देखें। तापमान में वृद्धि हुई है। हरित गृह गैसों की मात्रा से बढ़ने से पृथ्वी के औसत जो तापमान है, टेम्परेचर है, उसमें आपकी क्या ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है। वर्षा में वृद्धि हुई है। तापमान बढ़ने से आपके जलीय भागों से वाष्पीकरण अधिक होगा और जिससे वर्षा का मात्रा अधिक होगी। ध्रुवों की बर्फ का पिघलना, तापमान बढ़ेगा तो ध्रुवीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्रों से आपकी हिमानिया या ग्लेशियर ये पिघलते हैं। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। बर्फीले क्षेत्रों के पिघलने से समुद्र का जल आपके स्तर बढ़ेगा, तटीय भागों के डूबने का खतरा उत्पन्न होगा। जीव जंतुओं और वनस्पतियों पर प्रभाव पड़ेगा। इनके ताप सहन करने की क्षमता कम है, वे नष्ट हो जाएंगे और समुद्र जल स्तर के बढ़ने से तटीय भागों में आपके वनस्पति जलमग्न हो जाएंगे और जैव विविधता की कमी आ जाएगी। ऐसा अनुमान है कि पिछले 50 वर्षों में पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री आपके सेल्सियस बढ़ा है और वैज्ञानिक का मानना है कि 21वीं शताब्दी के मध्य तक पर्यावरण के कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा औद्योगिक युग 1860 से पूर्व की तुलना में आपके दुगुना हो जाएगी और परिणाम स्वरूप आपके 2050 तक पृथ्वी का औसत तापमान आपके 1.5 से 4.5 डिग्री तक आपके सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। 1.5 से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। पिछले 50 वर्षों में तो 1 सेल्सियस बढ़ा है, लेकिन ऐसे ही चलता रहा। 2050 तक आपकी पृथ्वी का औसत तापमान 1.5 से आपके 4.5 सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। पिछले 100 वर्षों में आपके कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में 30% की बढ़ोतरी हुई है तथा मीथेन की मात्रा वायुमंडल में औद्योगिक क्रांति से अब तक 145% तक बढ़ चुके हैं। मीथेन की मात्रा वायुमंडल में औद्योगिक क्रांति से अब तक 145% आपके बढ़ चुके हैं। क्या 145% सही है? क्या 145% सही है? बिल्कुल।
और CO2 है ये 30% बढ़ी है 100 वर्षों में। ताप वृद्धि से 80% जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। जो ताप वृद्धि से 80% आपके जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और मलेरिया स्तर की आपकी 45 से 60% की हो जाएगी वृद्धि। 80% जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हो जाएगा भाई साहब, 80% को, और 45 से 60% वृद्धि हो जाएगी मलेरिया के केस पे। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक प्रदूषण करने वाला देश चीन है। सर्वाधिक प्रदूषण कौन करता है? चीन। और भारत भी अपना कम नहीं है, चौथे नंबर पे आता है। ग्रीन हाउस गैसों को सर्वाधिक प्रदूषित करता चीन और बाद में है भारत चौथे नंबर पे। वैश्विक तापमान का सर्वाधिक प्रभाव देखें तो नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका पर पड़ रहा है। वैश्विक तापमान का सर्वाधिक आपके प्रमुख रूप से प्रभाव देखें तो नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश है, भूटान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका पर पड़ रहा है। 30 नवंबर 2015 को चीन में गहरी धुंध के कारण चीन रेड अलर्ट जारी किया गया था। और 30 नवंबर 2015 में चीन में गहरी धुंध आ गई थी और इस धुंध के कारण चीन रेड अलर्ट जारी किया गया था। पिसुए कोहरा देखिए, पिसुए कोहरा तो लंदन शहर में सन 1952 में 5 से 9 दिसंबर तक आपके असमान आसमान पर आपकी धुंध की छटा छाई थी। पिसुए कोहरा देखे तो लंदन के शहर में 1952 में 5 से 9 दिसंबर तक आसमान पर आपकी धुंध छटा छाई थी। उस समय धुंध और जहरीले धुएं के मेले से बने धुंध की मोटी परत लंदन के आसमान में क्या थी? जम गई थी। और जहरीले धुंध को आपके ग्रेट स्मोग ऑफ लंदन कहा गया था। ग्रेट स्मोग ऑफ लंदन कहा गया था। ये बात 1952 की है, 5 से 9 दिसंबर तक की बात है। ग्लोबल वार्मिंग नियंत्रण और कचरा प्रबंधन से संबंधित हम बातें करें तो ग्लोबल वार्मिंग के नियंत्रण करने के उपाय भी हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सहित आपके ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि को रोका जाए। जीवाश्म ईंधन है, कोयला, खनिज तेल आदि के स्थान पर आपके वैकल्पिक ऊर्जा साधनों का प्रयोग किया जाए। वन विनाश को रोककर आपके वन क्षेत्र का विस्तार करो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को निम्नतर स्तर पर आपके लाने का प्रयास करो। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर आपके जैविक उर्वरकों का प्रयोग करो और जनसंख्या वृद्धि को रोकने के कारगर उपाय लिए जाए। ये सारे आपके उपाय हो सकते हैं। इस सदी के अंत तक महासागरों का जल स्तर आपके 1.5 मीटर तक बढ़ जाने की संभावना है। इस सदी के अंत तक आपके 1.5 मीटर बढ़ जाने की संभावना है। जल स्तर 1 मीटर ऊंचा होने पर 576.40 हेक्टेयर जमीन जलमग्न हो जाएगी। 1 मीटर ऊंचा होने पर 576.40 हेक्टेयर आपकी जमीन जलमग्न हो जाएगी और 1.5 मीटर तक बढ़ने की इस सदी में संभावना है। हिमनद आपके प्रतिवर्ष 1.7 मिलीमीटर की रफ्तार से पीछे हट रहे हैं। भारत का गंगोत्री हिमनद अपने मूल स्थान से 23 मीटर पीछे हट चुका है। प्रति वर्ष आपके 1.7 मिलीमीटर हिमनद रफ्तार से मिलीमीटर की रफ्तार से अपने पीछे हट रहे हैं। और अपने भारत का गंगोत्री हिमनद है अपने मूल स्थान से 23 मीटर पीछे हट चुका है। महासागरीय जल स्तर बढ़ने से आपके तटीय भागों एवं द्वीपीय भागों में आपके डूबने का खतरा है। जो तटीय भाग है वो द्वीपीय भाग है वो डूब जाएंगे। प्रशांत महासागर के अनेक द्वीप जैसे टोरा है, सोलोमोन है, मार्शल है, नोरू है, तवालू है आदि एक परवाल या कोरल एवं ज्वालामुखी से बने हुए आपके द्वीपों का अस्तित्व भी खतरे में है। टोरा, सोलोमोन, मार्शल, नोरू, तवालू ये प्रशांत महासागर के अनेक द्वीप हैं। किरिबाती सहित अनेक देशों द्वारा अन्य आपके द्वीपीय देशों द्वारा गौरव संघ स्थानांतरण की नीति अपनाते हुए विश्व रूपी मंचों पर आपकी गुहार लगाई, जिनमें से इन द्वीपीय देशों के लोगों को दूसरे देशों में सुरक्षित बसाने पर जोर दिया गया। किरिबाती सहित आपके अन्य द्वीपीय देशों ने आपकी क्या है? गौरव संघ स्थानांतरण, कि हमें गौरवमयी जीवन के साथ में दूसरी जगह स्थानांतरण करो वरना हम डूब जाएंगे। वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करें, कचरा प्रबंधन के बारे में। जी हाँ, मैं आपके प्रबंधन की बात कर रहा हूँ, कचरा प्रबंधन की बात कर रहा हूँ। आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक समस्या है। अपशिष्ट का निपटान एक समस्या बन चुकी है। हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारे जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में आपकी कचरा इकट्ठा होता है। ठीक है ना, बहुत हम कचरा इकट्ठा करते हैं। एक तो खुद घूम ही रहे वो कचरा तो है ही, लेकिन खुद कचरा भी कचरा इकट्ठा कर रहे हैं आप, तो ये इकट्ठा हो जाता है। और कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं, जैव निम्नलिखित पदार्थ होते हैं, यानी कि पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण जैविक प्रक्रम छोटे घटकों में बदल जाते हैं। उदाहरण फल सब्जियों के आपके छिलके हैं, सूती कपड़ा, जूट, कागज आदि। ठीक है ना, कच्चे में कचरे में आपके निम्न पदार्थ होते हैं, जैसे कि जैव निम्नलिखित पदार्थ जो आपके क्या पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं। उदाहरण फल सब्जियों के छिलके हैं, सूती कपड़ा है, जूट है, कागज है, ये तो ठीक है। फिर अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं?
पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते हैं, ये पदार्थ सामान्यतः अक्रिय होते हैं और लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गए, आपके संश्लेषित रेशे हो गए, धातु हो गए, रेडियो एक्टिव आपके अपशिष्ट हो गए, पेस्टिसाइड हो गए, और जैसे आपके डीडीटी आदि। सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थ को छोटे आपके घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं और सभी पदार्थों का अपघटन नहीं कर पाते हैं। सभी पदार्थों का अपघटन बेचारे कैसे करेंगे? कचरा प्रबंधन की विधियां देखते हैं। कचरा प्रबंधन की विधियां देखें तो बायोगैस संयंत्र, जैव निम्नीकृत पदार्थ कचरा इस संयंत्र के द्वारा आपके जैव मात्रा जैसे कि बायोगैस है वह खाद में आपके परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये बायोगैस है जो आपके हमने पढ़ा कि जैव निम्नीकृत पदार्थ होते हैं, वो कचरे को आपके क्या है संयंत्रों के द्वारा क्या किया जाए, उसे आपके जैव मात्रा बायोगैस या खाद में परिवर्तन कर दिया जा सकता है। दूसरा सीवेज उपचार आपके तंत्र है। नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र के द्वारा आपको संशोधित किया जा सकता है, तो सीवेज उपचार हो जाएगा, यानी कि नदी का पानी भी खराब नहीं होगा, कूड़ा भराव क्षेत्र है, तो ठोस अपशिष्ट पदार्थ है जो निचले क्षेत्र में डाल दिया जाता है और मिट्टी में बूट दिया। फिर है आपके कंपोस्टिंग, जैविक आपके जो कचरा होता है उसे कंपोस्ट गड्ढे में भरकर मिट्टी में ढक दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद वो बन जाती है, खाद बन जाती है। ये तो बेहतर है तरीका। पुनः चक्रण भी कर सकते हैं। अजैविक आपके निम्नीकरण पदार्थ हैं, कचरे को पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है, नए पदार्थ में बदला जा सकता है। पुनः उपयोग एक पारंपरिक तरीका है, जैसे वस्तु को बार बार इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अखबार से लिफाफा बना लिया तो काम में ले लिया उसे, तो ये पुनः उपयोग हो गया। पुनः चक्रण में क्या था? पुनः इस्तेमाल कर लो, नए पदार्थों में बदल दिया जाए। अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित 5R थ्योरी चलती है, वो 5R थ्योरी के बारे में बात करते हैं। 5R में आपके चक्र में कौन कौन है? रिफ्यूज है, मना कर दो, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, रिफ्यूज। सेकंड आपके रिड्यूस, न्यूनीकरण कर दो, उस चीज़ का क्या है रिड्यूस करो, वापस नए बना दो उस चीज़ को इस्तेमाल करके। रीयूज, पुनः उपयोग करो, एक बार काम में ले लिया वापस काम में लो। रीपर्पज, पुनः प्रयोजन के लिए काम में लो। रिसाइकल, पुनः चक्रण कर दो, रिसाइकल पुनः चक्रण कर दो। तो रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पज एंड रिसाइकल, ये 5 आपके आर हो गया चक्र। इकोसैन शौचालय, अब समझते हैं इकोसैन शौचालय क्या है। पारिस्थितिकी स्वच्छता, इकोसैन शुष्क खाद्य शौचालय का उपयोग करके मल के निपटारण की एक स्थायी प्रणाली है ना। और इकोसैन शौचालय न केवल अपशिष्ट जल उत्पादन को कम करते हैं बल्कि पुनर्नवीनीकृत आपके मानव जल से प्राकृतिक उर्वरक भी आपके उत्पन्न करते हैं और जो रासायनिक उर्वरकों का एक आपके उत्कृष्ट विकल्प है। तो ये क्या हो गया? इकोसैन शौचालय हो गया। इकोसैन आपके शौचालय हो गया, पारिस्थितिक स्वच्छता, शुष्क खाद्य शौचालय का उपयोग करके मल के निपटारण की एक स्थायी प्रणाली है। इकोसैन शौचालय न केवल अपशिष्ट जल उत्पादन को कम करते हैं, अपशिष्ट जो जल उत्पादन है उसको कम करते हैं, बल्कि पुनर्नवीनीकृत मानव मल से प्राकृतिक उर्वरक भी उत्पन्न करते हैं। फिर है कार्बन कैपर या आपके यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ऐसी तकनीकी है, एक ऐसी तकनीक जो वातावरण के से आपके कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अवशोषित कर इसे ईंधन या अन्य मूल्यवान उत्पादनों में परिवर्तन कर देता है। ये आपकी क्या कहलाता है? कार्बन कैपर एंड यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेजेशन, ठीक है। ये आपके CO2 की अवशोषित करके इसे ईंधन के रूप में काम में लेता है। अगला है आपके कार्बन पृथक्करण। कार्बन पृथक्करण के बारे में बात करते हैं। तो कार्बन पृथक्करण क्या है? कार्बन पृथक्करण, ठीक है। तो देखिएगा, कार्बन पृथक्करण वायुमंडलीय CO2 को कैप्चर और संग्रहित करने की प्रक्रिया है। कार्बन पृथक्करण के तहत पौधों, मिट्टी और भूगर्भिक संरचनाओं और महासागरों ये कार्बन का दीर्घकालीन भंडार होता है। यहाँ पर क्या है? ये सारे आपके पौधे हैं, ठीक है ना, पौधों के साथ मिट्टी है, भूगर्भिक संरचनाएं हैं, महासागर, ये कार्बन का दीर्घकालिक भंडारण होता है। ये कार्बन पृथक्करण कहलाता है। कार्बन आपके सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, इसे सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन पदचिन्ह भी कहते हैं। किसी एक संस्थान, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा
किए गए कुल कार्बन उत्सर्जन को कार्बन पदचिह्न कहते हैं। ये उत्सर्जन आपके कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों के रूप में होता है। कार्बन फुटप्रिंट है कार्बन पदचिह्न, यानी कि किसी एक संस्थान, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किए गए कुल कार्बन उत्सर्जन को कार्बन पदचिह्न कहते हैं। जो कार्बन का उत्सर्जन करता है कोई व्यक्ति है या उत्पाद द्वारा, तो उसे आपने क्या कहते हैं, कार्बन उत्सर्जन को कार्बन पदचिह्न कहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के रूप में होता है। जैव चारकोल, बायोचार एक उच्च कार्बन महीन दाने वाला एक अवशेष है जो वर्तमान में आपके आधुनिक पायरोलिसिस प्रक्रिया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बायोमास का प्रत्यक्ष थर्मल अपघटन और दहन को रोकने के माध्यम से उत्पन्न होता है। बायो आपके चार अम्लीय मिट्टी को उर्वरता बढ़ सकता है, अम्लीय मिट्टी है उसकी उर्वरता बढ़ा सकता है और कृषि उत्पादकता बढ़ा सकता है, और कुछ आपके पत्तेदार और मिट्टी जनित आपकी बीमारियों से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। कौन? जैविक चारकोल, बायोचार। भूमंडलीय आपके कार्बन देखे तो 71% आपके समुद्र में कार्बन के विलय के रूप में और 1% आपके वायुमंडल में विद्यमान है। भूमंडलीय कार्बन 71% तो आपके समुद्र के कार्बन में विलय के रूप में और 1% वायुमंडल में विद्यमान है। ब्लू कार्बन पारितंत्र क्या है? तो एस्टुरियन और तटीय पारितंत्र की समुद्री घास और मैंग्रोव वनस्पति कार्बन पृथक्करण और सिक्वेस्ट्रेशन से सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं, इसलिए इन पारिस्थितिक तंत्रों को ब्लू कार्बन पारितंत्र कहा जाता है। दुनिया में इनका उपयोग और रख रखाव नहीं किया जाता, जबकि इनके पास समृद्ध जैव संसाधन आपकी क्षमता है। समृद्ध जैव संसाधन आपकी क्षमता किनके पास है? ब्लू कार्बन पारितंत्र के पास है। गुआनो क्या है? समुद्री पक्षी और चमगादड़ों के द्वारा उत्सर्जित जो मल पदार्थ होते हैं, ये समुद्री पक्षी और चमगादड़ों के द्वारा उत्सर्जित जो मल पदार्थ, ये गुआनो कहलाता है। गुआनो, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। मच्छर निरोधक डीट एनन क्या MR, ठीक है ना। मस्कीटो रेप्लिएंट्स मच्छर निरोधक, इसमें क्या डीट पाया जाता है। डीट म्हणजे डाइथाइल मेटा आपके टुलुआमाइड, ठीक है ना, टुलुआमाइड, ये इसमें पाया जाता है और ये अमेरिका में अपने विकसित किया गया था मच्छर निरोधक के लिए। डीट पाया जाता है। प्रदूषण से संबंधित शब्दावलियां देखें तो सबसे पहले सुपोषण, देखो उर्वरक, घरेलू अपशिष्ट, शहरी सीवरेज, औद्योगिक कचरे से नाइट्रोजन फॉस्फेट की बहुलता वाले आपके पोषक तत्वों से मिलने से तालाब, झील और अन्य आपके जलीय निकाय में बड़ी तीव्रता से पोषक तत्वों में वृद्धि हो जाती है, जिसे आपके सुपोषण कहा जाता है, यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। मानवीय क्रियाकलाप, उद्योगों, घरों के बहिस्राव से जो कि आपके प्रक्रम में तेजी ला देते हैं, इसे संवर्धन या त्वरित सुपोषण कहते हैं। देखो सुपोषण से मतलब जो उर्वरक, घरेलू अपशिष्ट और शहरी सीवरेज, औद्योगिक कचरे से नाइट्रोजन फॉस्फेट है बहुलता है, ये पोषक तत्व होते हैं, मानते हैं, और ये मिलने से तालाब और झील और अन्य जलीय निकाय में बड़ी तीव्रता से पोषक तत्वों में वृद्धि की जाती है। हो सकता है, सही बात है, पोषक तत्व तो मिल गए। अब इस पोषक तत्व का उधर क्या कौन इस्तेमाल करे? उधर इस्तेमाल करेगा आपके कौन? अरे शैवाल करेगा। वहां पर शैवाल बढ़ जाएगी, पानी में ऑक्सीजन कम हो जाएगा और जलीय जीवों को हानि पहुंचेगी, ठीक है ना। तुमने क्या सोचा वहां पर हम तो पोषण फूक पा रहे हैं? अरे नहीं रे, तुम जीवों की वाट लगा रहे हो। शैवाल वहां पर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जैव उपचार, सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा तेल, विलायकों, पीड़कनाशकों से दूषित जल व थल को साफ करने की प्रक्रिया जैव उपचार कहलाती है। आनंद मोहन चक्रवर्ती द्वारा खोजा गया आपके स्यूडोमोनास पुटिडा जीवाणु, जिसे आपके सुपर बग कहते हैं, के द्वारा 3/4 तेल प्रदूषण का नियंत्रण किया जा सकता है। 3/4 तेल प्रदूषण का नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये अच्छी चीज है। जैव उपचार मतलब सूक्ष्म जीव है उनका उपयोग कर लो, और ऐसे सूक्ष्म जीव में आपके द्वारा तेल, विलायकों, पीड़कनाशकों से दूषित जल है और जो थल है उसको साफ कर सकते हैं। इसके लिए आपके जैव उपचार कहते हैं। क्या कहलाती है? जैव उपचार कहलाती है, ठीक है ना। बायो रेमेडिएशन कहते हैं उसे। आनंद मोहन चक्रवर्ती ने हमने देख लिया कि भाई ये खोजा, ठीक है, इसे सुपर बग कहते हैं। इसके द्वारा 3/4 तेल प्रदूषण का नियंत्रण किया जा सकता है। 3/4 आपके तेल प्रदूषण का नियंत्रण किया जा सकता है। अगली जैव ऑक्सीजन मांग, बीओडी देखिएगा।
जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा बीओडी कहलाती है। जल में जो उपस्थित हैं कार्बनिक पदार्थ, जो कार्बनिक पदार्थ हैं, उन कार्बनिक पदार्थ के जैव रासायनिक अपघटन के लिए, उनके जैव रासायनिक अपघटन के लिए चाहिए होगी ऑक्सीजन। क्या चाहिए होगी? बीओडी चाहिए होगी, ठीक ना, जैव ऑक्सीजन मांग। और बीओडी के द्वारा जल प्रदूषण का मापन किया जाता है। बीओडी है, इस बीओडी के आधार पर आपके जल प्रदूषण का मापन किया जा सकता है। बीओडी की मात्रा में वृद्धि जल प्रदूषण का सूचक है। बीओडी बढ़ गई, बीओडी की मात्रा में वृद्धि हुई तो जल प्रदूषण का सूचक हो जाएगा। बीओडी मतलब क्या है? जैव ऑक्सीजन की मांग। अब जैव ऑक्सीजन की मांग कब बढ़ रही है? मांग तब बढ़ती है भाई साहब जब आपके कार्बनिक पदार्थ है वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, और जब कार्बनिक पदार्थ है उसके लिए क्या चाहिए होगी? वो जैव रासायनिक अपघटन करने के लिए बहुत सारी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, और ये ऑक्सीजन की मात्रा बीओडी कहलाएगी, जैव ऑक्सीजन मांग। मांग कब? मांग जब बढ़ेगी जब कार्बनिक पदार्थ बहुत घुस गए हों। तो बीओडी जैसे बढ़ रही है, वृद्धि हो रही, तो जल प्रदूषण का सूचक है वो, क्योंकि वो बहुत काम कर रही है। कार्बनिक पदार्थ, जो छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो कार्बनिक पदार्थों को आपकी अपघटित करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, सीओडी, रासायनिक ऑक्सीजन मांग। रासायनिक ऑक्सीजन मांग, रासायनिक ऑक्सीजन मांग। जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों जिसमें घुलनशील और अघुलनशील के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती हैं, वो सीओडी करण कहलाती है। जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों जिसमें घुलनशील हो चाहे अघुलनशील हो कि ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है, उसे सीओडी कहते हैं। सीओडी के द्वारा भी आपके जल प्रदूषण को मापा जाता है। सीओडी में भी वृद्धि जल प्रदूषण का सूचक है, जैसे आपकी बीओडी थी। भाई देखो सीओडी और बीओडी में फर्क इतना ही है कि वो तो जैविक रूप से जो पदार्थ घुलते हैं उसमें था, लेकिन इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार से है, चाहे घुलनशील है चाहे अघुलनशील है, वो आपके रासायनिक भी इसमें ऑक्सीजन की मांग भी करेंगे। तो ये सीओडी है, बाकी सारी चीज सेम है, बीओडी और सीओडी में सेम है, लेकिन यहाँ पर आपके देख रहे हैं जैविकता और आपकी अजैविकता देख रही है। घुलित ऑक्सीजन डीओ, जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक हो, वो डीओ कहलाती है। जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है, वो क्या है? डीओ कहलाती है, घुलित ऑक्सीजन है। जल में इसकी मात्रा में वृद्धि जल की गुणवत्ता का सूचक है। अगर जल में इसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है डीओ की, जो घुलित ऑक्सीजन की, तो आपकी गुणवत्ता मतलब बेस्ट है। जल में आपके 8 mg, जल में 8.0 मिलीग्राम आपके पर लीटर से कम मात्रा में आपके डीओ होने पर जल क्या है? प्रदूषित है। 8.0 मिलीग्राम से कम होने पर क्या है? प्रति लीटर आपके डीओ कम होने पर क्या है? ये आपके जल है प्रदूषित है। शैवाल प्रस्फुटन क्या है? एल्गल ब्लूम क्या है? एल्गल ब्लूम। देखिए, जलाशय में अधिक पोषकों की उपस्थिति के कारण प्लावकीय शैवालों की आपके अतिशय वृद्धि होती है और शैवाल प्रस्फुटन कहा जाता है। इससे जल की गुणवत्ता घट जाती है, जलीय जीव मछलियां मर जाती हैं, मछलियां हैं वो मर जाती हैं। कैसे? जैसे पोषक पदार्थ हम जो छोड़ेंगे वो बहुत सारे उनको मिलेगी, तो शैवाल बहुत ज़्यादा फैलेगी। जब शैवाल बहुत ज़्यादा फैलेगी तो ऑक्सीजन की प्राप्त मात्रा है वो मछलियां वगैरह को अंदर के जीव होंगे पानी में, वो मिल नहीं पाएगा और वो मछलियां मरेगी भाई, मरेगी। ठीक है ना। जल आपके हाइसिंथ जल हाइसिंथ या आइकोर्निया गैसीपोज है, पादप है, जो कि विश्व की सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाली जलीय खरपतवार है, जिसे बंगाल का आतंक कहते हैं दोस्तों। जल हाइसिंथ बंगाल का आतंक है, और आइकोर्निया कैसीपोज कहते हैं, आइकोर्निया कैसीपोज कहते हैं दोस्तों। जैव आवर्धन, कर्मिक पोषण स्तर पर अभिषक्त की सांद्रता में वृद्धि का होना, जीव द्वारा संग्रहित अविषालु पदार्थ उपापचय या उत्सर्जित नहीं हो सकता, इस प्रकार ये अगले उच्चतर पोषण स्तर पर पहुंच जाता है। उदाहरण पारा और आपके डीडीटी का जैव आवर्धन जल में 0.003 ppm से प्रारंभ होकर जैव आवर्धन के द्वारा मत्स्य भक्षी पक्षियों में बढ़कर 25 ppm हो जाता है। तो 0.003 ppm से आरंभ होकर जैव आवर्धन के द्वारा मत्स्य भक्षी पदार्थ जो पक्षी है उसमें बढ़कर 25 ppm हो जाता है। डीडीटी को उच्च सांद्रता कैल्शियम उपापचयी को नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण अंड कवच एक सेल पतला हो जाता है और समय से पहले फट जाता है, जिसके कारण पक्षी आपकी समष्टि कम हो जाती है, बात समझ में आई?
देखो, जैव आवर्धन, जैसे जैसे हम पोषण स्तरों से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हानिकारक रसायनों की सांद्रता बढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जीव इन पदार्थों को पचा या शरीर के बाहर नहीं निकाल पाते, और अपने जल में अपने डीडीटी है ये संख्या बहुत कम होती है, लेकिन जैव आवर्धन के लिए मछली खाने वाले आपके पक्षियों को ये काफ़ी बढ़ जाती है, और इसके कारण ये समस्या पैदा होती है, और जो आपके अंडे वगैरह उत्पन्न होते हैं वो बहुत पहले ही आपकी क्या फट जाते हैं, और फिर आपकी समस्या देखने को मिलती है, और यहाँ पर पक्षी समष्टि कम हो जाती है। ग्रीन मफलर, अधिक आबादी, ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्र और राजमार्गों के आसपास रिहायशी जो इलाकों में 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है, उसे ग्रीन मफलर कहते हैं। ग्रीन मफलर कहते हैं क्यों? अरविंद केजरीवाल भाई साहब। ठीक है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 17 सितंबर 2024 से जारी किया जाने वाला यह सूचकांक हवा की गुणवत्ता बताता है। NAQI क्या करता है? राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जो 17 सितंबर 2014 से जारी किया गया है, और ये आपके सूचकांक हवा की गुणवत्ता बताता है। छह प्रदूषकों जिसमें आपके PM 2.5, PM 10, O3, NO2, SO2, CO, NH3 और PB 1, 2, 3, 4 के स्तर के आधार पर 6 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। 6 प्रदूषकों PM 2.5, PM 10, CO3 और NO2, SO2, CO, NH3, PB के स्तर पर। और ये सूचकांक एक संख्या, एक रंग, एक विवरण की थीम पर आपके कार्य करती हैं। हेल्थ स्टेटमेंट फॉर AQI कैटेगरीज में देखें तो 0 से 50 तक तो है गुड आ रहा है, और मिनिमल इम्पैक्ट है। ठीक है, 51 से आपके 100 तक सेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फैक्ट्री हल्का हरा है। ठीक है ना। माइनर ब्रीथिंग आपके डिस्कम्फर्ट टू सेंसिटिव पीपल्स, दोज पीपल्स they have sensitive peoples so they have problem discomfort to minor breathing के लिए आपकी प्रॉब्लम होगी जो सेंसिटिव पीपल्स हैं। 51 से 100 के बीच में हल्का हरा होगा। 101 से 200 तक मॉडरेट है, पीला होगा आपके कलर कोड। ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट टू द पीपल विद लंग्स, अस्थमा एंड हार्ट डिजीज, वो कौन होंगे डिस्कम्फर्ट? जिसको आपकी परेशानी होगी जिसमें लंग्स और अस्थमा और हार्ट की संबंधित आपके रोग हैं, बीमारियां। 201 से 300 पुअर कहते हैं उसे, और नारंगी रंग हो जाता है। पहले हरा था, फिर हल्का हरा हुआ, फिर पीला हुआ, फिर नारंगी हो गया। ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट टू मोस्ट पीपल्स ऑन आपके प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर। ठीक है ना, प्रोलॉन्ग जो आपके एक्सपोजर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या किसी समय किसी जहाँ पर गंदी हवा है, गंदा वातावरण है, वहाँ पर लंबे समय तक रह रहे हो, प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है ना, एक्सपोजर, तो आपको क्या है वहाँ पर ऐसी स्थिति में वाटर में आपको क्या है, यानी कि वो आपको परेशानी देने वाली होती है। ओके, 301 से 400 तक वेरी पुअर होता है और लाल हो जाता है अपने रंग। रेस्पिरेटरी इलनेस ऑन आपके वही प्रोलॉन्ग्स एक्सपोजर, ठीक है ना। और फिर 401 से 500 तक जो सेवियर है गहरा लाल हो जाता है इसमें। अफेक्ट्स हेल्थ पीपल्स एंड सीरियसली इम्पैक्ट्स दोज विथ एग्जिस्टिंग डिजीज, जिनके पास पहले से बीमारी है उनके लिए तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्थिति रहने वाली है। PM 2.5, PM 10, O3, NO2, SO2, CO, NH3, PB, ये सारे याद रखना है। 17 सितंबर 2024 याद रखना है, 14 याद रखना है, और ये आपके 0 से 50 गुड, 51 से आपके 10 सर्टिफिकेट हिस्ट्री 100 तक, और 101 से 200 तक मॉडरेट, फिर है आपके 201 से 300 तक पुअर, फिर 301 से 400 तक वेरी पुअर, फिर आपकी क्या है सेवियर। राजवायु
राजवायु एक एप्लीकेशन है जो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा एक पहल है जो वास्तविक समय के आधार पर जयपुर, जोधपुर और उदयपुर शहर में आपके वायु गुणवत्ता है ये सूचकांक की जानकारी देता है। राजवायु जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, पुर कौन सा रे? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु पर आपके जो कार्यक्रम है NCAP, ये 10 जनवरी 2019 का आपके वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु एक कार्यक्रम लाया गया था। पर्यावरण से संबंधित दिवस देखेंगे। 2 फरवरी को अपने कौन सी आंध्र भूमि दिवस है? आंध्र भूमि दिवस 2 फरवरी, 2 फरवरी, 2 फरवरी, आंध्र भूमि दिवस, आंध्र भूमि दिवस 2 फरवरी, 2 फरवरी, 2 फरवरी, आंध्र भूमि दिवस, आंध्र भूमि दिवस, आंध्र भूमि दिवस 2 फरवरी, 2 फरवरी, 2 फरवरी। 21 मार्च विश्व वन दिवस, 21 मार्च विश्व वन दिवस, विश्व वन दिवस, विश्व वन दिवस 21 मार्च, 21 मार्च, 21 मार्च विश्व वन दिवस, विश्व वन दिवस। फिर है 22 मार्च जो है जल, विश्व जल दिवस है 22 मार्च। अप्रैल में पृथ्वी दिवस, अप्रैल में पृथ्वी दिवस और मई में जैव विविधता दिवस, मई में जैव विविधता दिवस। तो जल, पृथ्वी और जैव विविधता, जल, पृथ्वी और जैव विविधता 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, ठीक है ना, मार्च, अप्रैल, मई, ओके। 21 मार्च विश्व वन दिवस, 2 फरवरी आंध्र भूमि दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस, 2 दिसंबर भोपाल क्षेत्र गैस जो त्रासदी दिवस है ये 2 दिसंबर को, और 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस। यूएनईपी विश्व पर्यावरण दिवस 2025, मेजबान देश है कौन सा? दक्षिणी कोरिया, कोरिया गणराज्य, और थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण को हराइए। यह यूएनईपी विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की अपनी थीम। यूएनईपी विश्व पर्यावरण दिवस 2026, मेजबान देश 2026 में कौन होगा? अजरबैजान, बाकू होगा। अजरबैजान, क्वेश्चन आ सकता है इंपोर्टेंट कि यूएनईपी विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का मेजबान देश है अजरबैजान। कौन है? अजरबैजान है, बाकू, ठीक है ना। जलवायु कार्यवाही के लिए एक वैश्विक आह्वान, ए ग्लोबल कॉल फॉर द क्लाइमेट एक्शन, ए ग्लोबल कॉल फॉर क्लाइमेट एक्शन, अजरबैजान, यूएनईपी विश्व पर्यावरण दिवस 2026। जलवायु कार्यवाही के लिए एक वैश्विक आह्वान। ये बात निकल के आई, अरे ये बात निकल के आई ना। अब हम पर्यावरण संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण सम्मेलन है, उन सम्मेलनों के बारे में बात करें, उन सम्मेलनों के बारे में विशेष रूप से हम बात करें, फिर हम संस्थाओं के बारे में बात करें, ठीक है ना। तो ऐसे करते रहेंगे। देखिएगा, स्टॉकहोम है जो स्वीडन में, स्टॉकहोम है सम्मेलन या समझौता हुआ स्टॉकहोम। ये कहाँ पर हुआ? स्वीडन में हुआ ये सम्मेलन, 1972 में हुआ। कब हुआ? 1972 में हुआ। स्टॉकहोम स्वीडन में होता है, स्टॉकहोम स्वीडन में होता है, वर्ष 1972 में होता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 25 सूत्री आपके घोषणा पत्र तैयार की जाती है 5 जून को। पर्यावरण संरक्षण हेतु 25 सूत्री घोषणा पत्र तैयार किया जाता है स्वीडन में 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में। स्टॉकहोम सम्मेलन आपके स्वीडन में होता है। फिर इंपॉर्टेंट वाला विश्व जलवायु सम्मेलन स्विट्जरलैंड 1979। पहला वाला था स्वीडन, स्टॉकहोम स्वीडन 1972। विश्व जलवायु सम्मेलन स्विट्जरलैंड। जिनेवा में आपके प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन होता है। जिनेवा में आपके प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन होता है। विश्व जलवायु सम्मेलन स्विट्जरलैंड 1979 और जिनेवा में प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन होता है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जिनेवा में, विश्व जलवायु सम्मेलन 1979। थर्ड पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में 178 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और एजेंडा 21 वन सिद्धांत, रियो घोषणा पत्र और यूएनएफसीसी और यूएनसीसीडी प्रस्ताव लाए गए। ये सारे प्रस्ताव लाए गए थे। एजेंडा 21 लाएगा, वन सिद्धांत, रियो घोषणा पत्र, यूएनएफसीसी, यूएनसीबीडी, यूएनसीसीडी प्रस्ताव लाए गए। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 ब्राजील, रियो डी जेनेरियो। बर्लिन सम्मेलन जर्मनी में 1995। बर्लिन सम्मेलन COP1
दैट्स इट। UNFCCC द्वारा आयोजित पृथक COP कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज UNFCCC द्वारा आयोजित प्रथम COP फर्स्ट बर्लिन सम्मेलन जर्मनी। बर्लिन सम्मेलन जर्मनी 1995 बर्लिन सम्मेलन जर्मनी 1995। पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील 1992। विश्व जलवायु सम्मेलन स्विट्जरलैंड 1979। क्योटो सम्मेलन क्योटो प्रोटोकॉल COP3 क्योटो सम्मेलन क्योटो प्रोटोकॉल COP3 जापान 1997। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी 2008 टू 2012 की अवधि में 1990 के स्तर से 5.2% कटौती करने का प्रथम बाध्यकारी समझौता था। ये 2005 से लागू हुआ और इसकी जगह 2020 के बाद पेरिस समझौते ले ली। पेरिस से समझौता हुआ, इसने आपकी क्योटो सम्मेलन क्योटो प्रोटोकॉल COP3 जापान में होता है और 1997 में होता है और इसकी ये जो समझौते की जगह 2020 के बाद पेरिस के समझौते ने ले ली। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करना है 2008 से 2012 की अवधि में 1990 के स्तर में आपके स्तर से 5.2% की कटौती करनी है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में। और का प्रथम बाध्यकारी ये समझौता था, 2005 से ये लागू हुआ और फिर इसकी जगह ले ली पेरिस के समझौते ने। क्योटो सम्मेलन था, क्योटो सम्मेलन जापान 1997। बर्लिन सम्मेलन COP1 हो चुका था जर्मनी में 1995 में। UNFCCC द्वारा आयोजित प्रथम COP था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज था। फिर नेक्स्ट है बोन कन्वेंशन जर्मनी में होता है, 1998 में होता है। क्योटो सम्मेलन की क्रियान्वित व ग्लोबल वार्मिंग की रोक पर बल क्योटो सम्मेलन है। ये क्योटो सम्मेलन जो जस्ट पीछे हुआ, जो जापान में हुआ 1997 में हुआ, उसके आपके बोन कन्वेंशन लाया गया। उसके बाद जर्मनी 1998 में जो क्योटो सम्मेलन की क्रियान्वयन व ग्लोबल वार्मिंग की रोक पर बल देता है। जोहान्सबर्ग नेक्स्ट जोहान्सबर्ग ये दक्षिणी अफ्रीका में 2002 में 10+ आपके सम्मेलन भी कहते हैं इसे, +10 सम्मेलन भी कहते हैं इसे। सतत पोषणीय विकास पर बल दिया गया, सतत पोषणीय विकास पर बल दिया गया। +10 सम्मेलन भी कहते हैं। जोहान्सबर्ग सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका 2002। कोपनहेगन सम्मेलन COP15 या डेनमार्क में होता है, 2009 में होता है। डेनमार्क में होता है कोपेनहेगन सम्मेलन COP15। सम्मेलन की अध्यक्षता राजेंद्र पचौरी के द्वारा भारतीय ने की थी। 2009 को सबसे कम गर्म वर्ष तथा 2001 से 10 के दशक को सबसे गर्म आपके क्या है सबसे गर्म आपके दशक घोषित किया गया। सबसे कम गर्म वर्ष तो था 2009 और जो दशक था 2001 से 10 के बीच में सबसे गर्म आपके दशक घोषित किया गया और डेनमार्क में हुआ कोपेनहेगन सम्मेलन COP15 और अध्यक्षता करते हैं राजेंद्र पाचौरी, भारतीय थे। राजेंद्र पाचौरी भारतीय थे। कानकून सम्मेलन मेक्सिको में होता है और 2010 में होता है। हरित जलवायु कोष GCF हरित जलवायु कोष $100 अरब के गठन पर सहमति। $100 अरब के गठन पर सहमति। $100 अरब के गठन पर सहमति। हरित जलवायु कोष $100 अरब के गठन पर सहमति। कानकून सम्मेलन मेक्सिको 2010 में। नागोया प्रोटोकॉल जापान में होता है 2010 में। भारत ने जैव विविधता एवं सतत विकास हेतु प्रोटोकॉल संधि पर हस्ताक्षर किया। भारत ने जैव विविधता एवं सतत विकास हेतु प्रोटोकॉल संधि पर हस्ताक्षर किया। नागोया प्रोटोकॉल था, जापान में होता है, 2010 में होता है। दोहा सम्मेलन कतर में 2012 में होता है। संयुक्त राष्ट्र हरित जलवायु कोष का गठन, संयुक्त राष्ट्र हरित जलवायु कोष का गठन होता है 2012 में कतर में दोहा सम्मेलन में। पेरिस सम्मेलन COP आपके 21 जो फ्रांस में होता है और 2015 जलवायु परिवर्तन, कृषि का सतत विकास, संपोषणीय विकास लक्ष्य अपने और 17 2030 तक प्राप्त करना। संपोषणीय विकास लक्ष्य 17 2030 तक प्राप्त करना। INDC CBDRRC को अपनाया। INDC CBDRRC को अपने क्या है
अपनाया गया। इन चीज़ों को कृषि का सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, संपोषणीय विकास, लक्ष्य 17 2030 तक प्राप्त करना, INDC, CBDR, RC को अपनाया गया। 2020 के बाद क्योटो प्रोटोकॉल की जगह यह समझौता विकसित और विकासशील दोनों देशों के लिए आपने क्या है, दोनों देशों के लिए वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर में 2 डिग्री के आपके सेल्सियस की वृद्धि के नीचे रखना। जो वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि से नीचे रखना, और आदर्श रूप से आपकी क्या है 1.5 सेल्सियस से नीचे करवाने का प्रयास करना है। ये पेरिस के सम्मेलन में आपके डिसाइड किया गया, 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे करवाने का प्रयास करना है। ग्लासगो शिखर सम्मेलन COP26 होता है, ये आपके स्कॉटलैंड में 2021 में होता है। ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा, स्वच्छ ऊर्जा पर आपके सहकारी प्रयास, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना, और नेट जीरो यानी कि उत्सर्जन की घोषणा किसमें की गई, नेट जीरो की उत्सर्जन की घोषणा 1.5 डिग्री से नीचे रखने की आपकी बात कही गई। और आपके स्वच्छ ऊर्जा पर सहकारी प्रयास ये स्कॉटलैंड में हुए आपकी COP26 में 2021 में आपके ग्लासगो शिखर सम्मेलन होता है स्कॉटलैंड में, वहाँ पर। फिर है शर्म अल शेख सम्मेलन ये होता है मिस्र में, 2022 में होता है। COP27 था ये शर्म अल शेख सम्मेलन COP27 2022 मिस्र। वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के साथ में क्षति के समाधान को आधारित आपकी क्या है एजेंडे में शामिल किया। वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के साथ में क्षति के समाधान को आधिकारिक एजेंडे में शामिल किया गया। दुबई सम्मेलन COP28 दुबई सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और COP आपके 2023 में। 2030 तक आपके वैश्विक स्तर पर नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता 3 गुना करना और जीवाश्म ईंधन से दूर जाना, उनसे दूर जाना, और ग्लोबल आपके जो स्टॉक टैक्स हैं GST लागू करना, ग्लोबल स्टॉक टैक्स GST लागू करना। 2030 तक वैश्विक स्तर पर आपकी नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता 3 गुना करना है, नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता, जीवाश्म ईंधन से दूर रहना है। ये दुबई सम्मेलन को आपके 28 में UAE में हुआ, जो 2023 में हुआ। बाकू सम्मेलन आपके COP29 अजरबैजान में होता है, 2024 का आपके जो COP29 होता है अजरबैजान में होता है। बेलेम सम्मेलन है COP30, ब्राजील में 2025 बेलेम सम्मेलन COP30 ब्राजील 2025 एंड COP31 तुर्की अंतालिया में प्रस्तावित। इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया करेगा। स्थान है तुर्की अंतालिया, प्रस्तावित है, इसकी अध्यक्षता कौन, ऑस्ट्रेलिया करेगा 2026 में। COP31 तुर्की अंतालिया 2026, और इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया करेगा। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संस्थान भी हैं, कुछ संस्थान भी हैं, कुछ क्या हैं, संस्थान भी हैं, ठीक है ना। COP31 है लास्ट वाला, ठीक, COP31 होगा, ओके। UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP नैरोबी केन्या में मुख्यालय है। आपके मुख्यालय है इसका। 1972 में स्थापना की गई। कार्य क्षेत्र है UNO की एक इकाई के रूप में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना। UNO की एक इकाई के रूप में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना। UNO की एक इकाई के रूप में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना। 1972 में स्थापना, नैरोबी केन्या में UNEP यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN ग्लैंड स्विट्जरलैंड में आपके मुख्यालय। 1948 में इसकी स्थापना। विश्व की प्राकृतिक स्थिति को सुरक्षित रखते हुए रेड लिस्ट जारी करना, विश्व की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखते हुए। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज
ग्लैंड स्विट्जरलैंड 1948। IUNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, न्यूयॉर्क यूएसए में, यूएसए 1992। जलवायु परिवर्तन पर यूएनए का फ्रेमवर्क है जो प्रतिवर्ष आपके कोप का आयोजन करता है। कौन करता है? UNFCCC, जिसका गठन 1992 न्यूयॉर्क यूएसए में इसका जो मुख्यालय है वो करता है। 1994 से आपके कार्य प्रारंभ कर दिया था ये। IPCC ये भी न्यूयॉर्क यूएसए में 1998 में इसकी स्थापना, और विश्व सरकारों को, जो विश्व की सरकारें हैं, उन विश्व की सरकारों को वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उपलब्ध करवाना, IPCC। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, न्यूयॉर्क यूएसए 1988। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, मॉरिशस स्विट्जरलैंड में 1961 से आपकी स्थापना। ये एक NGO है जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध और पुनर्स्थापन के लिए वित्तीय सहायता जारी करता है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, मॉरिशस स्विट्जरलैंड 1961। ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, ये आपके एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड में 1971 में स्थापना। एक NGO है जो पर्यावरण संरक्षण और विकास को प्रोत्साहित करता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल 1971 में स्थापित, नीदरलैंड में स्थापित एक NGO है। सिटीज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेजर्ट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्योना एंड फ्लोरा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपके 1975 में वन्य जीव और वनस्पतियों के ऐसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकना जिससे उनका अस्तित्व खतरे में पड़ता है। वन्य जीव और वनस्पतियों के ऐसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकना जिनका उनका अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाता है। सिटीज, ठीक है ना, जिनेवा स्विट्जरलैंड 1975। ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना इन कॉमर्स कहेंगे। ये आपके पादप और जंतुओं के अवैध व्यापार पर नियंत्रण करता है। ये उसके 1 साल बाद कैम्ब्रिज यानी कि आपके CITs, ठीक है ना, या सिटीज़ बोलो, उसके बाद ट्रैफिक है। ये ट्रैफिक आपके कैम्ब्रिज इंग्लैंड में स्थापित किया जाता है, 1976 में स्थापित किया जाता है। ये पादप और जंतुओं के अवैध व्यापार पर नियंत्रण की बातें करता है। तो बस इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक नमस्कार।